Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we are going to discuss a topic and it is regarding the fundamentals of managerial economics. So इस topic में बच्चे हम देखेंगे बुनियादी उसूल क्या हैं. Fundamentals means का बुनियादी उसूल, बुनियाद, basics किसकी? managerial economics की. और ये जो managerial economics है, ये जो आपको लव से मतलब ये जो टर्म है उसी से पता चल रहा है, ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज द मैनेजरियल, अनदर वन इज द इकोनॉमिक्स. सो मैनेजरियल का मतलब ये है हर वो चीज जिसका ताल्लुक मैनेजर से होता है, ठीक है. और मैनेजर कौन होता है? मैनेजर इज अ पर्सन, कोई भी एक होता है जो कि क्या करता है, अपने पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, जो भी उसके इख्तियार में होते हैं. अब रिसोर्सेज अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे ना, तो उसके पास 3 रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. यानी इकोनॉमिक्स में हमारे पास रिसोर्सेज हम 3 ही कहते हैं कि वी हैव गॉट द 3 रिसोर्सेज एट आवर हैंड, और इन 3 रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. सो मैनेजर के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनको रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा. क्यों इस्तेमाल करेगा? क्योंकि उसने कोई एक खास ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है. अब ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी, in order to capture another market, in order to introduce a new product, कुछ भी हो सकता है. जो भी ऑब्जेक्टिव है उस मैनेजर का, उसने उसको अटेन करना है, और अटेन करने के लिए उसने क्या करना, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, उसने उसको इस्तेमाल करना है. सो ये है डेफिनेशन किसकी? मैनेजर की. अब ये मैनेजरियल का मतलब ये है कि ये वाले काम कौन करेगा. ये जो ये टर्म है, मींस कि जी आपके जो मैनेजर है ना, वो जब इसको अप्लाई करेगा, ठीक है. और इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम किस चीज को कहते हैं? टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम. यानी कि कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम प्रोडक्शन देने या मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं. अब हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों करते हैं? या या जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं हम उसको ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन फैक्ट दैट वी हैव गॉट द स्केर्स रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं थोड़े, ठीक है. जब भी चीज थोड़ी होगी ना, देन इन दैट केस. जी मोहम्मद तलहा, आपने कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी साइड पे. क्या? ओके. सो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं वो थोड़े होते हैं, और थोड़े रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं. अब ये दोनों लफ्ज मिल जाएंगे, दैट इज द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इसका मतलब है एक मैनेजर क्या करेगा, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा. क्यों? क्योंकि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है. अब जब अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा तो ये वाली टर्म हो गई इकोनॉमिक्स की, और जब वो इस्तेमाल कर रहा है इन ऑर्डर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स, तो ये डेफिनेशन हो गई मैनेजर की. अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे, देन इट इज गोइंग टू बिकम द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो हमने जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बेसिक मोटी मोटी या बुनियादी चीजें हैं वो इस चैप्टर में हम इसका ओवरव्यू लेंगे. So as far as the topic of the lecture is concerned, it is clear कि what do you mean by the fundamentals and what do you mean by the managerial economics? Yes, ma'am. Any question? कोई किसी को कोई इशू हो किसी भी मामले में? बच्चे जितनी दफा भी पूछोगे मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको आराम से आंसर करूंगी. और मुझे शुरू में कोई मसला भी नहीं होगा कि मैंने अपना टॉपिक्स या लेक्चर पर कंप्लीट करना है, वो बाद में हो जाएगा. जी ज़ुहैब, क्या कहना है आपने? मैम वो काइंडली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का वो समझाते हैं. बच्चे वो अगली स्लाइड के बाद उसकी बारी आएगी ना, जब बारी आएगी तब समझाऊंगी. जी फरहान, तरतीब से बताऊंगी ना सारी चीजें, ठीक है. लेकिन अभी जो चीज बताई है वो समझ आ गई? मैम स्लाइड्स नहीं शेयर हो रही साथ. बच्ची अभी पहला स्लाइड आपके लेक्चर 1 ये नजर आ रही, ग्रे कलर की स्लाइड है. जी मैम आ रही है. मैम आप मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता रही है ना, तो वो नहीं हमें शो हो रही. नहीं, वो तो अभी मैंने वर्बली बताई है. अब मैं पहली स्लाइड पे गई हूँ, ये देखो अब आ रही है. जी मैम अब आ रही है. पहले तो मैं टाइटल पे थी, अब मेरे पास नहीं, पहली स्लाइड आई है, ठीक है जी. अब
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली इट्स द डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन यही है कि दोनों जो टर्म्स हैं, मैनेजर का क्या डेफिनेशन और इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है, दोनों का मर्ज कर दें, यू गेट द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. Okay, a manager क्या होता है? Same, the definition is over here. A manager is a person who directs resources. Direct resources का मतलब है कि वो resources को इस्तेमाल करता है, यानी कि उसके पास इख्तियार है इस्तेमाल करने का. ठीक है, so that's why we use the term direct. Direct resources मैंने आपको बता दिया. मेजर इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ 3 रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं, जो कि हमारे पास हमारी लैंड है, हमारा लेबर और हमारी कैपिटल. लेकिन साथ ही साथ जब मैनेजर यानी कि माइक्रो लेवल की बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो मैनेजर के पास होता है वो होता है उसका टाइम. ठीक है, लेकिन टाइम को हम सिर्फ माइक्रो लेवल पे लेके आते हैं, टाइम को हम मैक्रो लेवल पे एज अ की रिसोर्स कंसिडर नहीं करते. हम मैक्रो में इकोनॉमिक्स में ना बेसिकली सिर्फ 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या 3 रिसोर्सेज के साथ चलते हैं. अब उसने क्या करना है, जितने भी रिसोर्सेज उसके पास है ना, उसने उसको इस्तेमाल करना है. क्यों करना है? क्योंकि उसने एक स्टेटेड गोल को अचीव करना है. अब स्टेटेड गोल क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव है ना, बाकायदा बैठ के गौर फिक्र करके कंसिडरेशन के साथ बनाया गया है. ये नहीं है कि अभी अभी मेरे दिमाग में कोई चीज आई है तो मैं उसको अपना ऑब्जेक्टिव बना लूं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसके लिए पूरे एक आप होमवर्क करते हैं, एंड आफ्टर दैट यू मेक एन ऑब्जेक्टिव. सो अ वेल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मींस कि इसके ऊपर बाकायदा होमवर्क हुआ हुआ है. और ये जो ऑब्जेक्टिव है या ये जो गोल है, ये या तो हायर अथॉरिटी ने दे दी है आपके मैनेजर को, अगर मैनेजर खुद ही सीईओ है तो यहाँ उसने खुद ही बना लिया. ठीक है, सो मैनेजर ने क्या काम करना है, उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करना है. क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि उसने एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. क्लियर? यस मैम. ओके, अब इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस. ठीक है, अब ये साइंस क्यों है? इट्स अ सोशल साइंस. सोशल साइंस क्या चीज होती है बच्चे? वो चीज जिसका आपकी सोसाइटी से ताल्लुक होता है. सोसाइटी मींस हमारा मुआशरा, मुआशरे में हम सारे लोग आते हैं. ठीक है, सो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, और ये हमें किस चीज में हेल्प आउट करती है? ऑफ मेकिंग डिसीजंस. अगर आपको अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर याद हो, जो कि था 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, याद है कुछ? यस मैम. यस मैम. ओके, अब वो जो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स था ना, उसके अंदर क्या था? बेसिक 10 असूल बताए गए थे जिसके ऊपर पूरे का पूरा इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन बेस करता. सही, अब उसके अंदर पहला सेगमेंट ये था हाउ पीपल मेक डिसीजंस. ठीक है, दूसरा सेगमेंट ये था हाउ द पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर, और तीसरा ये था हाउ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन अदर थिंग्स, यानी कि एक मुल्क कैसे काम करता है. सो उसके बेसिकली 3 हिस्से थे. पहला हिस्से में ये था कि लोग डिसीजन कैसे लेते हैं. अब आप में से कोई मुझे बताएगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन? जी बच्चे. मैम जब आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस हो उसमें से आप कोई एक सिलेक्ट करें. तो वो क्या बन जाता है आपका? डिसीजन. डिसीजन. शाबाश. अच्छा, जैन के बाद अच्छा वलीद, यू हैव रेज योर हैंड. जी बच्चे. मैम यही बताना था, डिसीजन जब आपके पास आपको चूज करना पड़े डिफरेंट थिंग्स में. चलो वलीद, फिर ऐसे करो, मुझे एग्जांपल दे दो. जैन ने तो डेफिनेशन बता दी, आप मुझे एग्जांपल बताओ. मैम फॉर एग्जांपल आप हमारे ऑनलाइन और ऑन कैंपस क्लासेस चल रही हैं. अभी ठीक है. हमारा डिसीजन है कि हम ऑनलाइन लें या ऑन कैंपस जाएं. ठीक अगर है, हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑन कैंपस वाली हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी. शाबाश शाबाश. जी उस्मान खलील, कोई और एग्जांपल देना. मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैम एग्जांपल ये हो सकते हैं मैम, जैसे हम मार्केट में मैम जाते हैं मैम, अगर हमारे पास मैम हमने फोन खरीदने जाना है आईफोन मैम, इस पे हमारे पास सैमसंग भी आ जाए तो मैम ये हम दोनों में मैम डिसाइड करेंगे मैम ये हमारे पास हो जाए, इसका मैम हमारा डिसीजन कि हमने दोनों ठीक में. है, अगर आईफोन सिलेक्ट कर लिया तो ये क्या हो गया आपका? मैम ये हमारा डिसीजन हो गया ना और पक्का इसकी कि हमने आईफोन अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कॉस्ट कर क्या हो लिया. गई?
मैम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैम ये नहीं समझ आ रही। मैं बता दूं। जो ऑप्शन छोड़ दिया ना आपने, सैमसंग का आपने 2 फोन का नाम लिया था ना जी बच्चे, मैं आपसे पूछती हूँ अभी। एक था सैमसंग का था और एक था जी। आईफोन। आईफोन सिलेक्ट कर लिया, वो बन गया डिसीजन। जी। तो जो ऑप्शन सिलेक्ट छोड़ दिया, और जो मैम ऑप्शन, वो आपके डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी जी बच्चे, किसने, अब जैन ने कहा था। मैम जी रोहिल। जैन, रोहिल जी, रोहिल बताओ। मैम जैसे कि अब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमारे पास दो डिसीजन है, या तो ऑनलाइन क्लास ले या तो वाकई ले, या फिर जो है वो ज्वाइन करके साइड पे बैठ बिल्कुल, जाए। या ये तीसरा उनमें ऑप्शन भी से है जो कि भी आप वो ना ज्वाइन करो ना क्लास लो। यस मैम। हाँ, एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया, आप क्लास में है, ये क्या है आपका, डिसीजन है मैम। और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मैम जो बाकी काम है वो छोड़े हैं। हाँ गुड। सो अब ये क्या है, इकोनॉमिक्स में हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जी सुफियान आपने क्या कहना है। मैम वालेकुम सलाम। मैम अगर अगर कुछ कोई ऐसी चीज है जिसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अब फॉर एग्जांपल कोई चीज घर, कोई सालन पका है, कोई खाना पका है, तो माँ जी ने कहा कि जी यही खाना है, तो अच्छा, इसमें हमारे पास कोई डिसीजन नहीं है कि जी मैं ये कुछ और खाऊं, या तो इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। कोई नहीं, वो जी हमारे पास डिसीजन होगा option ही है, नहीं, वो डिसीजन वो नहीं होगा। डिसीजन नहीं है। नहीं, अकॉर्डिंग टू द वो, क्योंकि फैसला आपका नहीं है ना, फैसला तो किसी और का था। फैसला माँ जी का था कि उन्होंने टिंडे पका लिए कि भिंडी पका ली, उनके पास ऑप्शन थे, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। सही। हमारे हाथ में, मतलब जब भी हम कहते हैं ना कि जैसे सपोज कर लो, हुकूमत ने बजट बनाया, ठीक है, हुकूमत ने प्राइसेस आगे, टैक्सेस आगे पीछे की, उनके पास ऑप्शंस थे, उनके पास डिसीजन था, वो एक दफा उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो अवाम के पास बचती है कोई ऑप्शन। हमारे पास तो नहीं कोई बचती ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन। बचती। अब अगर पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने, डिसीजन उनके हाथ में था, उन्होंने कर दिया, ठीक है, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं बची कि हम पेट्रोल खरीदेंगे ना खरीदें, ये हमने डिसाइड करना है। अगर फिर हम नहीं खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, मैम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ हम वापस ही ले सकते हैं, हाँ, ये भी इसी में ही आ जाएगा। नहीं उसके अंदर ही हमारे पास ऑप्शंस हैं, और ये है कि हम अपना सोलर पैनल लगा लें, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स के क्या हमारी अफोर्डेबिलिटी इतनी है या हमारे घर की कंजप्शन इतनी इस तरह से है कि हम उसको सोलर पैनल के साथ मैनेज कर सकें। इन दैट केस वी डू हैव गॉट ऑप्शन। लेकिन इलेक्ट्रिक वो के केस में, पेट्रोल के केस में, तो चीनी के केस में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, चीनी महंगी हो जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास डिसीजन है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया, जिसके बाद वो मजीद महंगी हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था, उसने डिसीजन ले लिया। अब जब चीनी मार्केट में आ गई है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया, खरीदें कि ना खरीदें बस, और ना खरीदे बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन मैम हम ना खरीद के प्राइस में तो ये चला सकते हैं ना मैम। नहीं करा सकते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट चीज, ये अगर हम ना खरीदे ना, ना खरीदने वाली जो चीज है ना, मैं आपको बताती हूँ, अगर अवाम वो चीज, बच्चे आप एक मिनट थोड़ा म्यूट कर लो ना, वो हवा की आवाज आ रही है। ओके, मैं म्यूट कर देती हूँ, आप अनम्यूट कर लेना जब आप में से किसी ने कुछ पूछना होगा। ओके, ना खरीदने वाली ऑप्शन जो होती है ना, वो कुछ खास चीजें होती हैं जिसकी प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, और वो जो खास चीजें हैं ना, वो कौन सी हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी होती है, जो पेरिशेबल होती हैं, जैसे टमाटर हो गए, ठीक है, जैसे कि वो हो गया, आम हो गया, फ्रूट्स हो गए, जैसे चिकन हो गया, यानी कि अब मुर्गी हम खरीदना छोड़ दें या मटन हम खरीदना छोड़ दें, तो लोगों के पास उसको फ्रीज करने के लिए या कसाइयों के पास उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। तो अगर हम वो चीज खरीदना छोड़ेंगे ना, तो फिर उसकी कीमतों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो भी तब जब ज्यादा लोग छोड़ें, ठीक है। लेकिन अगर हम चीनी खरीदना छोड़ेंगे ना, तो चीनी की तो बच्चे शेल्फ लाइफ ही इतनी ज्यादा है, वो गोदामों में पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी, तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये यस किसने लिखा है बच्चे, ये बड़ी गलत बात है, ठीक है। सो दिस इज इट। सो डिसीजन इकोनॉमिक्स के में या वैसे है, हम हमारे पास हम हर उस चीज को डिसीजन कहेंगे जब हम ऑल्टरनेटिव्स के अंदर से सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन बचती ही नहीं, देन इन दैट केस वो हमारा डिसीजन नहीं है,
वो उस बंदे का डिसीजन है जिसने हमारे ऊपर वो चीज इम्पोज की है, खाने की शक्ल में, एजुकेशन की शक्ल में, इवन शादियों की शक्ल में और बाकी सारी शक्ल में, ठीक है। सो दिस इज इट। इसकी बेस के ऊपर इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस करती है? सोलली कि हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, क्योंकि डिसीजंस है ना वो बेस करते हैं हमारी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के ऊपर, ठीक है, और वो बेस करते हैं हमारी यूटिलिटी के ऊपर, हमारे सेटिस्फेक्शन के ऊपर। आपके पास सपोज अब मैं पूछती हूँ किसी एक बच्चे से, हमाद अशफाक, सॉरी हमाद अशफाक, बच्चे क्लास में हो? यस मैम, क्लास हमाद, ओके, फिजा, शब्बीर, यस मैम। ओके। फिजा मुझे ये बताएगी, फिजा आपका फेवरेट कलर कौन सा? मैम ब्लैक। ब्लैक है। अच्छा, जब भी आप किसी शॉप पे जाती हो तो वहां पे जितने भी ड्रेसेस होते हैं या जो भी चीजें होती हैं, तो आपका पहली नजर कौन से कलर के पे पड़ती है? मैम ब्लैक पे, क्यों क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। फेवरेट? इसलिए क्योंकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको यूटिलिटी मिलती है, इसलिए। और 100 रंगों में से आप बड़ी आसानी से अपने पसंद के रंग का ड्रेस, जूता या कोई सी भी चीज आप बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकती हैं। जो आपका ये डिसीजन है ना कि आपने ब्लैक कलर का ड्रेस लेना है, वो किस पे बेस कर रहा है? आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर। आपको ब्लैक कलर का ड्रेस लेके ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑफ वाइट, रेड, ऑरेंज या कोई सा भी कलर, ठीक है। और Yes. अब मैं पूछती हूँ किससे, लाइबा जुल्फिकार। यस मैम। बच्चे आपको खाने में क्या पसंद है? हमाद, मैं 1 मिनट लाइबा से पूछ लूं। खाने में कुछ तो खास चीज नहीं, मतलब स्पेसिफिक। हाँ स्पेसिफिक, जो मतलब सबसे ज्यादा कोई एक चीज होती है ना बंदे को बड़ी पिज्जा। पसंद होती है। पिज्जा। ओके, यू गो टू द हाई टी, ठीक है, आप एक हाई टी पे गई हैं, Yes, ma'am. वहां पे और भी ढेर सारी चीजें हैं, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज खाएंगे? जो अच्छी लगी होगी या जो पसंद होगी foods। कौन सी पसंद होगी? लाइक उसमें पिज्जा पिज्जा। भी शामिल है, ठीक है जी। आपने जी, पिज्जे को पिज्जा। सिलेक्ट क्यों किया बच्चे? क्योंकि मैम वो मुझे अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन फेवरेट ज्यादा है। मिलती है। यस मैम। आपको वो पिज्जे से रोस्ट की निस्बत या बाकी लाइक लजानिया या मैक्रोनीज या Yes, कोई ma'am. भी चीज की निस्बत आपको वहां से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है। सो ये जो डिसीजंस है ना, ये वाले डिसीजंस, इस सारे के सारे बेस करते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन पे, ठीक है। जो चीज हमें पसंद होती है हम उसके फेवर में डिसीजन ले लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स में ना हमने क्या लेने होते हैं? डिसीजंस बेस्ड अपॉन आवर सेटिस्फेक्शन। और दूसरी कंस्ट्रेंट क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े होते हैं। वी हैव गॉट द लिमिटेड रिसोर्सेज आर एट हैंड। हमारे पास लैंड भी कम है, हमारे पास लेबर भी कम है और हमारे पास कैपिटल भी कम है। इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए हमने ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो कि हमारी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। अब वो सेटिस्फेक्शन किसी भी टर्म में हो सकती है। अगर ये मैनेजर की टर्म में होगी तो इसकी सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करेगा। और इंडिविजुअल्स के लिए सेटिस्फेक्शन क्या है? लाइक कि अब मेरी क्या सेटिस्फेक्शन कि जी मेरी अब लाइट गई हुई है तो मेरी यही है कि जी मेरे लैपटॉप की चार्जिंग भी खत्म ना हो और मेरी क्लास भी अच्छे तरीके से हो जाए, 12:30 तक का मेरा टाइम ठीक हो जाए, ठीक है, और आपका लेक्चर भी ठीक हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट, यानी कि ये बेसिक्स हैं किसकी? इकोनॉमिक्स की। और है दूसरी है मैनेजर की। जी रोहेल, नहीं हमाद, किसने हाथ खड़ा किया था जब मैंने कहा था मैं बच्ची से पूछ लूं? तो देन आई आस्क इट टू यू। हाँ हमाद ने। जी हमाद। वालेकुम सलाम। मैम आप पहले बुला रही थी मुझे? हाँ मैंने पूछना था आपको खाने में क्या पसंद है? अच्छा, खाने में कुछ नहीं मैम, कुछ खास नहीं, गोश्त नथिंग वगैरह स्पेशल। पसंद है। गोश्त पसंद है? कौन सा वाला? मटन? मटन भी हो गया, चिकन भी हो गया। ठीक है। अब लेकिन ये दो चीजें हैं, मटन और चिकन, इसमें से ज्यादा क्या पसंद है? दोनों चीजें पक्की हो तो आप क्या खाएंगे?
मटन मैम। मटन खाएंगे। सो मटन आप क्यों खाएंगे? जब आप ये दो चीजें बनी हुई हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। आपने मटन खाने का मटन खाया, आपने एक ऑप्शन को चूज किया, जी। तो ये आपका क्या बन गया? ये मैम डिसीजन हो गया मैम। और आपके डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? चिकन। चिकन। आपने मटन को बच्चे चूज किया तो इट मींस इट इज योर डिसीजन। आपने मटन को इसलिए चूज किया बिकॉज आपको उसको खा के ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द चिकन, ठीक है। सो ये जो जी मैम। यूटिलिटी जी। है ना, और ये जो बेनिफिट है या जो सेटिस्फेक्शन है, वो हमारे डिसीजंस का बैकग्राउंड होती है। समझ आ गई? ठीक। ओके जी ओके मैम। जी। सो अब हमारे पास मैनेजर की भी डेफिनेशन हो गई है बच्चे, और हमारे पास इकोनॉमिक्स की भी डेफिनेशन हो गई है। सो इन दोनों चीजों को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। सो ये दो जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है बच्चे? यस यस मैम। मैम। तो इसमें याद Yes, करने ma'am. वाली तो कोई चीज नहीं है ना, मतलब रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। आप लोगों को याद रहेंगी डेफिनेशंस के, मैनेजर की क्या होती है और इकोनॉमिक्स की क्या होती है। जी मैम। ओके यस मैम। अब हम इन दोनों डेफिनेशंस को ना इकट्ठा करने लगे इन द फॉर्म ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी, ऑब्वियसली इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ हाउ टू डायरेक्ट किसने करना है? रिसोर्सेज मैनेजर ने, यानी कि उसने अपने, पहले हमने सिर्फ रिसोर्सेज कहा था, अब यहाँ पे हम एक वर्ड लगा देंगे स्केयर्स के। एक ये स्टडी है कि कैसे कौन अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा, कैसे मोस्ट एफिशिएंटली। अब जो एफिशिएंटली है वर्ड, ये निकला है एफिशिएंसी से, और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चे? सेक्शन। जी सुभान मोहम्मद Ma'am, फजील। maximum output with minimum input. Okay, to get the maximum output from the minimum input. So अपनी ये जो efficiently है ना, ये efficiency, ये उसकी पॉलिसी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, ऑब्वियसली यू फॉर्मुलेट सम पॉलिसीज, आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब जो भी उसने स्ट्रेटेजी बनाई है ना, किसने? मैनेजर ने, वो इफेक्टिव है, वो एफिशिएंसी के ऊपर बेस करती है। इसका मतलब है उसके पास 4 मशीनें हैं ना, वो अपनी 4 मशीनों को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा कि वो उसका जो भी ऑर्डर है ना, वो उसको टाइम के ऊपर डिलीवर कर देगा। अब इसने क्या किया कि ये वो स्टडी है जो कि ये बताती है कि हम कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से एफिशिएंसी के साथ हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और क्यों करेंगे, ताकि जो भी मैनेजर है वो अपने गोल को और अपने टारगेट को अचीव कर सके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कि एक मैनेजर ने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, क्यों इस्तेमाल करने हैं, ताकि वो अपने जो है टारगेट उसको अचीव कर सके, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज है ना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करेगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके नाउ अब हम देखते हैं कि जी मैनेजर, हमें मैनेजर की डेफिनेशन तो बच्चे क्लियर हो गई कि मैनेजर क्या होता है, लेकिन आपका जो हर मैनेजर है ना, उसकी एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती है। कुछ मैनेजर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और कुछ मैनेजर्स कम इफेक्टिव होते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर एक मैनेजर ज्यादा इफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। लाइक अब आप लोग फॉर एग्जांपल जब इंशाल्लाह आप लोग अपना डिग्री कंप्लीट करेंगे एंड यू गो टू द मार्केट, और आप अगर एक मैनेजर यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एज मैनेजर, सो इन दैट केस यू शुड नो ऑल द बेसिक 3-6 थिंग्स। ये 6 की 6 चीजें आपको आनी चाहिए। अब अगर ये 6 चीजें ना सिर्फ आपको पता हो कि क्या है, और साथ ही साथ आपको इनको 6 चीजों को इस्तेमाल करना भी आता हो, then in that case you will be considered as an effective manager। ठीक है जी। सबसे पहली चीज ये है, you have to identify the goals।
आपके जो टारगेट्स हैं अगर तो आपने खुद बनाने हैं तो उसके लिए एक रूल होता है कि ना ही टारगेट्स इतने हाईली एम्ड हों जो अचीव ही ना किए जा सकते हो, ठीक है। लाइक ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये लोग जब आए थे, आने से पहले दे हैव क्लेम्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स कि जी इतनी नौकरियां, 50 लाख नौकरियां होंगी, इतने नए घर होंगे, इतने अरब की इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, ठीक है। अब ये सारे क्या थे, ये थे इनके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स का अगर अचीव करना है, दे हैव टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी, और उन्होंने अपना टाइम फ्रेम वर्क भी दिया था कि जी 100 दिन के अंदर अंदर ये सारे के सारे काम हो जाएंगे। अब 100 दिन के बाद क्या आज तक वो टारगेट्स अचीव हुए बच्चे? ठीक है, होने भी नहीं है, होने भी नहीं है। अच्छा चलो वो तो मैं ये जो बात है ना सिर्फ वो आपको ये चीज समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब वो टारगेट्स अचीव नहीं हुए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनने ने जो टारगेट्स बनाए थे ना वो बहुत ही हाईली एम्ड थे। अगर वो 50 लाख नौकरियों की बजाय 50,000 नौकरियों का होता तो दैट वाज एप्लीकेबल। अगर वो अरबों की इन्वेस्टमेंट की बजाय मिनिमल इन्वेस्टमेंटों का कोई एक वैल्यू होती, दैट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, जो कि हकीकत के ऊपर मबनी होती, तो उसको अटेन किया जा सकता था। अब टारगेट अगर इतना ऊंचा बना दें जिसके ऊपर आप सारी एफर्ट्स भी लगा दें तो आप उसको अटेन नहीं कर सकते, सो वो टारगेट ना आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन को या मायूसी लेके आता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। सो टारगेट इतना ऊंचा भी नहीं होना चाहिए जो आप अचीव ही ना कर सको, और टारगेट इतना कम भी ना होना चाहिए कि जिसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत ही ना करनी पड़े, ठीक है। सो आपका टारगेट ऐसा हो जो अचीवेबल भी हो और जिसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़े। So that's why it's written over here. You have to identify the goals. आपको अपने टारगेट्स वो अचीव करने हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं जिसको अचीव करने में आपको मेहनत करनी पड़े, so उसके बाद आप उसको अचीव कर लें। और साथ ही साथ होती हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? रुकावटें, ठीक है। रुकावटें बहुत सी शक्ल में हो सकती हैं, लोड शेडिंग की शक्ल में हो सकती हैं, आपके फ्यूल प्राइसिंग के बढ़ने की शक्ल में हो सकती हैं, रॉ मटेरियल के शॉर्टेज की शक्ल में हो सकती हैं, टाइम की शक्ल में हो सकती हैं, लेबर यूनियन की स्ट्राइक की शक्ल में हो सकती हैं। सो जो भी आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, साथ ही साथ देखें कि इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में मुझे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप उसको पहले से आइडेंटिफाई करते हैं, इट मींस यू हैव टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एज वेल कि अगर ये मसला हो गया, लोड शेडिंग हो गई, तो क्या मेरे पास बैकअप में ऐसा जनरेटर है जो कि मेरा ऑर्डर प्रोडक्शन के लिए मुझे फैसिलिटेट करेगा। अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई तो क्या मेरे पास स्टोरेज के अंदर इतना रॉ मटेरियल मौजूद है कि मैं अपना प्रोडक्शन टाइम के ऊपर प्रोड्यूस करके डिलीवर कर सकता हूँ। सो दिस इज इट। इसको हम बाद में भी स्लाइड में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सो बेसिकली पहला क्या है कि ना सिर्फ आपको पता हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बल्कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में आपके पास कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स आ सकती हैं। सो दिस इज इट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट which is identified to be inclusive in the form of the role as an effective manager, ठीक है। दूसरा ये है you have to recognize the nature and importance of profits। अब यहाँ पे आएगा वो जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे रिगार्डिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहले यार प्रॉफिट क्या होता है? तो बच्चे सिंपली प्रॉफिट तो एक चीज होती है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं इसके नेचर को आइडेंटिफाई आपने करना है। अच्छा, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं ना, हमारे पास दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। अब ये ध्यान से सुनना, वी हैव गॉट 5 मिनट्स, इसके बाद मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगी जब मैं नेक्स्ट मीटिंग को कॉल करूंगी। ओके, एक होता है बच्चे हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट, और दूसरा होता है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। वो जो कहते हैं ना रिकॉग्नाइज द नेचर। सो नेचर दो तरह की हो सकती है, या मुनाफा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग, या हमारा मुनाफा इन द फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक। अब हमने जब ये कहना है कि जी ये दो तरह के मुनाफे होते हैं, सो ऑब्वियसली इन दोनों तरह के मुनाफों में कोई फर्क होता होगा, ठीक है, तभी हमने इसको दो नाम रखे हैं। अगर इन दोनों में फर्क ही नहीं होता तो सिर्फ एक नाम से हम इसको आइडेंटिफाई कर देते कि जी ये वाला मुनाफा,
अब ये दो तरह के मुनाफे बच्चे बेस करते हैं दो तरह की कॉस्ट के ऊपर। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी बच्चे होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा जी, अब ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना, इसके शुरू में लिखा हुआ है EX, ठीक है। सो इस EX से याद रखना, इसके शुरू में भी एक EX है और एग्जिट के शुरू में भी EX होता है ना, ठीक है। EX रिप्रेजेंट्स द एग्जिट, सही। अब ये वो वाली कॉस्ट है जहां आपने किसी से कोई काम करवाया और उसको पैसे दिए, इट मीन्स वो पैसे आपके अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन आउटले ऑफ मनी, अ डायरेक्ट आउटले ऑफ द मनी फ्रॉम योर अकाउंट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? काम करवाया, पैसे दे दिए। जैसे मैं यूनिवर्सिटी के लिए काम करवा कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अपने कोर्सेज पढ़ाए, सारी क्लासेस ली, सारा काम किया, मुझे पैसे मिल गए, ये कौन सी कॉस्ट बन गई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। सेम इज द केस, आपके घर में मेड है, ठीक है, ड्राइवर है, आपने उससे काम करवाया और उसको तनख्वाह दे दी, तो ये कौन सी कॉस्ट बन गई? इम्प्लिसिट मैम। एक्सप्लिसिट ना, काम करवाया, पैसे भी दे दिए, जी मैम, तो एक्सप्लिसिट बनी। अभी इम्प्लिसिट की तो मैंने एग्जांपल ही नहीं दी ना, मैंने बताया, तो मैं अभी सबसे पहले एक्सप्लिसिट की बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि काम आपने करवाना है अगले से और उसको पैसे देने हैं। अब पैसे चूंकि आपके अकाउंट से निकले हैं, तो इसलिए निकल गए हैं, तो इसलिए एग्जिट का वर्ड आ गया। इसका मतलब है कि जी निकल गए पैसे, बाकायदा शो रहा है। सपोज आप जब जाते हैं शॉपिंग करने, कोई से भी ब्रांड पे जाके आप एक ड्रेस खरीदते हैं, जब ड्रेस खरीदा तो पैसे दिए ना, तो वो कौन सी कॉस्ट बन गई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो याद रखना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमेशा वो होती है जिसमें काम करवाया और पैसे दिए। अब बात आ गई इम्प्लिसिट कॉस्ट की। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जिसमें काम तो आप करवाते हैं पर पैसे नहीं देते, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ड्राइवर की एग्जांपल दी, सपोज आप अपने किसी छोटे बहन भाई को स्कूल छोड़ने जाते हैं, ठीक है। अब जब आप स्कूल छोड़ने गए हैं तो आपको पैसे मिले? नो मैम। ठीक है। नो मैम। अब जब पैसे नहीं मिले ना, सो दैट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब यही काम आपकी जगह कोई ड्राइवर करता, उसको पैसे मिलने थे? यस मैम, उसको तो मिलने तो वो बननी थी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब दोनों जगह पे काम हो गया, ठीक है, काम दोनों जगह पे हुआ है, पर एक जगह पे पैसे दे दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आपने उसको दिए ड्राइवर को पैसे। लेकिन क्योंकि फैमिली मेंबर्स हैं, हम जब काम करते हैं तो बहुत सी चीजों के हमें पैसे नहीं मिलते हैं। सेम इज द केस, सपोज मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कोई चीज को प्रोड्यूस करती हूँ, तो अब प्रॉफिट तो मुझे आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ अकाउंट्स का काम और मार्केटिंग का काम मैं खुद ही देखती हूँ, ठीक है। अब जब मैं अकाउंट्स का काम देख रही हूँ लेकिन मैं उसके पैसे नहीं ले रही अलग से, यही काम मैं किसी अकाउंटेंट से करवाऊंगी तो ऑब्वियसली मैं उसको पैसे दूंगी। अब मैं मार्केटिंग का भी काम कर रही हूँ, उसके लिए भी अलग से पैसे नहीं ले रही, लेकिन यही काम अगर मैं किसी एक्सपर्ट से करवाऊंगी तो मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। सो जब मैं पैसे नहीं ले रही, सो दैट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब मैं किसी और से काम करवाऊंगी तो दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आया? अच्छा, अब हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मीटिंग में मैं फर्दर एक्सप्लेन करके ना इनको इन दोनों चीजों से रिलेट कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।